Hello students, so today we are going to discuss the solutions of the assignment. Assignment आप लोग निकाल के रख लीजिए. क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे भी आपके सामने दिख रहा है. मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग बॉइलिंग. द हीट एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और इसमें ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं. तो देखो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिंस टेम्परेचर डज नॉट राइज इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज. मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. आपको याद होगा रिलेशन होता है डेल्टा U इज इक्वल टू F अपॉन 2 म्यू R डेल्टा T. सो आपको ये मालूम है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे डेल्टा U तो ज़ीरो रहेगा, बट जो वर्क डन है आपका, तो वर्क डन यहाँ पे होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई. पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पर. तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो डिस्टेंस को बढ़ाने में कुछ वर्क डन होगा, एंड दिस वर्क डन विल बी एडिंग ओवर हियर. सो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो गए. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2, when 20 joule of work was done on the gas, 40 joule of heat energy was released. क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. तो आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगा रहे हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 40 जूल ऑफ हीट एनर्जी वॉज रिलीज्ड. तो साइन कन्वेंशन आपको बताया हुआ है कि जब कोई गैस हीट को रिलीज़ करता है, जब कोई गैस हीट को रिलीज़ करेगा तो डेल्टा Q का साइन नेगेटिव लेना है, और अगर कोई गैस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हमें डेल्टा Q का साइन पॉजिटिव लेना है. तो आपने यहाँ पे -40 लिया, डेल्टा U फाइनल माइनस इनिशियल. और वर्क डन की बात करें तो इट इज़ वर्क डन ऑन द गैस बोला हुआ है. क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्क डन ऑन द गैस, तो आपको उसको निगेटिव लेना है. वर्क डन बाय द गैस आप पॉजिटिव लेते हो. ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल इंटरनल एनर्जी मिल रहा है 50 जूल्स का. क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसका डेरिवेशन मैंने कॉपी में आपको करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पे इसको रेफ़र कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ मैंने आंसर लिख दिया है, आंसर इसका बी है, और ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करके कॉपी में हमारे पास में लिखा हुआ है. फोर्थ क्वेश्चन में बोला है अ मोनो एटॉमिक गैस हैविंग n मोल्स इज हीटेड फ्रॉम T1 टू T2 अंडर 2 कंडीशंस. एक है कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम. तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना होगा. तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है और फाइनल टेम्परेचर कितना है. सिंस प्रोसेस दोनों ही प्रोसेस में क्या हुआ है कि जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो दोनों सेम है, सिर्फ प्रोसेस से ले जाने का तरीका अलग अलग है. एक बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, बट सिंस इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों के सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी सेम इन बोथ केसेस. तो आंसर सी हो जाएगा इसका, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी सेम इन बोथ केसेस. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर भी वही बात है कि A से B तक जाने के दो अलग अलग रास्ते दिए हुए हैं आपको.
पाथ 1 और पाथ 2, दो अलग अलग रास्ते दिए हुए हैं ए से बी तक जाने के लिए। और क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि रिलेशन क्या होगा पहले पाथ में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है और दूसरे में। तो अगेन वही कंसेप्ट है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। दैट इज़ वाई इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर फिर से हमको एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक डायग्राम आपके पास नोट्स में बना हुआ है और यहाँ पर आपको बोला है इफ़ dq इज़ द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, du दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है, तो करेक्ट रिलेशन आपको पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ में कि हम A से C तक जाके वापस A पर आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट A है, A से हम जा रहे हैं C पे और C से वापस हम A पर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा U 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा U 0 हो गया तो हम फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हमारा 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो du इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और दूसरी स्टेप जो आएगी वो आएगी, हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू dw। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, जिसमें बोला हुआ है du इज इक्वल टू 0। और du इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी 0, बिकॉज जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे हम वापस आ गए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगेन आपको याद होगा कि ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है कॉपी में, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास लिखा हुआ है कॉपी में, इसको पूरा सॉल्व करके हमने किया हुआ है, तो आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये एक वैल्यू दिया हुआ है 2u/f/kt, और इस वैल्यू से हम वो 4 ऑप्शंस जो दिए उनमें से कौन सा क्वांटिटी को हम देख सकते हैं। तो क्या करोगे कि ये जो u आ रहा है, u इज़ वॉट, u इज़ द इंटरनल एनर्जी। तो आप क्या करोगे कि इस फॉर्मूला में u का वैल्यू आपको याद है, u इज़ इक्वल टू f/2 nRT, इसको पुट कर दिया। अब इसको हमने जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए, तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया n इंटू r/k। और r/k ये अगेन एक कांस्टेंट हो गया विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आपने Na से दिखाया हुआ है। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट हमको मिला, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, इनका प्रोडक्ट ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na। ये जो आया था ये क्या बता रहा है हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन यहाँ पर आपको एक साइकिल दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा हुआ है वर्क डन इन द साइकिल, इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ ये हमको निकालना है। तो आपको याद होगा कि किसी भी अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है और हमें उसका वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने निकाला हुआ है, देखो एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन होता है, एंड दिस वर्क डन इज गिवन बाय PV। सो द वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू PV, ये करेक्ट हो गया। तो आंसर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ये जो ग्राफ है दिस इज प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको कि यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर इस तरह की जो लाइन हमको मिलती है
तो ये क्या बता रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब आपको याद होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में होने वाला वर्क डन ज़ीरो होता है, ये आपको कॉपी में पूरा लिखवा के दिया हुआ है। सो इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज़ ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो, तो आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं और इसमें बोला हुआ है कि चारों जो पाथ हैं ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए जो है इसमें आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा कि ये जो फोर्थ वाला डायग्राम है, तो फोर्थ वाले डायग्राम में यहाँ पे क्या करोगे कि ये एक साइन जो आ रहा है इसको सी से डी की तरफ आपको करना पड़ेगा। ये वाला जो एक सी से डी वाला है इसमें डायग्राम में उल्टा बना हुआ है, उसको आप सी से डी कर लो तो ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपको क्या पूछा हुआ है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो फिर से वही बात आ गई कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो डेल्टा यू ज़ीरो होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने सभी प्रोसेस को देखोगे तो ए से स्टार्ट किया और पूरा घूम के वापस हम ए पर आ गए। तो इन दिस कंडीशन डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आंसर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम। तो आंसर है इसका डी। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्क डन ज़ीरो क्यों होगा। तो देखो वर्क डन ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि जब वहाँ पर कोई अदर गैस नहीं है वैक्यूम है, तो गैस जब एक्सपैंड होगी तो उसको कोई भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि वर्क तब करना पड़ता है कि जब गैस एक्सपैंड होती है, तो एक्सपैंड होती है तो वो बाकी के मॉलिक्यूल्स को धक्का लगाती है, तो इस प्रोसेस में उसको वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई अदर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड होते समय किसी और को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आंसर है सी। अगेन आप बता सकते हो कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क। तो इसका आपने एरिया कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका। 14 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 अलग अलग प्रोसेस है, इसमें W1 है आइसोथर्मल, W2 है आइसोबैरिक एंड तीसरा वाला जो है वो है एडियाबैटिक। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाए इनके, तो देखो मैंने बनाया हुआ है कि आइसोबैरिक प्रोसेस को W2 से दिखाया हुआ है, मतलब वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस को W2 से दिखाएंगे, आइसोथर्मल को W1 से दिखाया है और एडियाबैटिक को W3 से दिखाया हुआ है। तो आपको याद है कि ग्राफ से हमको समझ में आ जाता है, ग्राफ के एरिया से समझ में आ जाता है। तो इसमें अगर देखोगे तो सबसे बड़ा एरिया जो बनेगा वो बनेगा किसका, आइसोबैरिक का। देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, अगर हम बनाएंगे इसको तो ये इतना बड़ा एरिया आएगा इसका, ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया सबसे बड़ा एरिया आएगा आइसोबैरिक का, दूसरे नंबर पे आएगा आइसोथर्मल का, तीसरे नंबर पे आएगा एडियाबैटिक का। दैट इज़ वाई वर्क डन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हमारा आंसर ए उसमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द एरिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे तो ये फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको याद है डेल्टा यू ज़ीरो होता है। देन वी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये लिखा हुआ है, इसमें डेल्टा यू को ज़ीरो कर दिया, तो डेल्टा यू को ज़ीरो कर दिया आपने, तो इक्वेशन आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। नाउ वर्क डन वी कैन फाइंड आउट, इस पूरे ग्राफ का, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो एरिया मैंने निकाला तो आता है 5 जूल्स। पूरे इस ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 5 जूल्स, और ये पूरी प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, तो आप लिख सकते हो WAB प्लस WBC प्लस WCA इज इक्वल टू 5। अब वर्क डन इन प्रोसेस AB, तो आप ग्राफ में देखोगे तो AB आइसोबैरिक है,
तो फॉर्मूला लगेगा पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी करोगे तो 10 आता है। फिर आप देखो BC, तो BC कैसा है, BC इज आइसोकोरिक, तो वर्क डन 0 हो गया। और CA का हमको निकालना है एंड टोटल वर्क डन कितना दिया हुआ है 5। जब इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल जाएगा WCA इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -5 जूल्स। इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा -5 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। एन आइडियल गैस चेंजेस फ्रॉम, तो चेंजेस फ्रॉम के बाद वहाँ पे आप लिख लो स्टेट A टू स्टेट B लिखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन हो गया कि एन आइडियल गैस चेंजेस फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B एज शोन इन द फिगर। तो वर्क डन के बारे में आपको पूछा हुआ है इसमें। तो देखो ये ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो डेफिनेटली जब ये ग्राफ होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाएगा देन द वर्क डन इज 0। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वर्क डन विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 17, एक ग्राफ हमको दिया हुआ है। ये ग्राफ किसके बीच में है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और इस ग्राफ को हमें कन्वर्ट करके बताना है डेंसिटी और वॉल्यूम के ग्राफ पर, कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो डेंसिटी और वॉल्यूम के ऊपर आएगा। तो आप देखो इसमें सबसे पहली बात कि प्रोसेस जो आपका AB है, AB और CD, ये दोनों कैसे प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल है। देखो आप AB और CD कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल ग्राफ जब आप बनाओगे तो इट शुड बी अ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला वाला ग्राफ जो है AB और CD का, वो सिर्फ हमको दो ही ऑप्शंस में दिख रहा है, एक B में दिख रहा है और दूसरा D में दिख रहा है। तो दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, या तो B हो सकता है या D हो सकता है। दूसरी बात BC एंड D है। तो ग्राफ में अगर आप देखोगे BC इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो कि बता रहा है कि वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को बता रहा है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो BC और DA इनमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को भी अगर इसमें ऐड करेंगे, उसको भी इसमें दिखाएंगे, तो ये दिखाता हुआ जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो B में है, ऑप्शन B में है। दैट इज़ वाई इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18 में एक वॉल्यूम और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो अगेन वॉल्यूम टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। स्लोप क्या होगा इसका, तो स्लोप होगा V/T। और ये देखो PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ से आप V/T निकालते हो तो आता है NR/P। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब ये हो गया कि जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है उसके लिए प्रेशर कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ में दिख रहा है कि P2 का स्लोप बड़ा है तो उसका प्रेशर कम होगा। दैट इज़ वाई C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो 19 क्वेश्चन में ग्राफ एक इलिप्स के फॉर्म में है और एरिया ऑफ इलिप्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है π/4 इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू मेजर एक्सिस। तो बस आपको क्या करना है, सबका प्रोडक्ट निकाल देना है। इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा π/4 P2 - P1 इंटू V2 - V1। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या फील होता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले तो प्रेशर बढ़ रहा है और बाद में प्रेशर कम हो रहा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि सर वर्क डन इसमें निगेटिव भी हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन एक बात पे ध्यान दें कि प्रेशर बढ़ रहा है अगर, तो वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रेशर थोड़ा कम हो गया तो वर्क डन की वैल्यू कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क डन निगेटिव हो गया, वर्क डन पॉजिटिव ही है। सिर्फ हो सकता है कि पहले किसी पॉइंट पे आपका +10 जूल आ रहा हो, फिर बाद में आ रहा हो +20, फिर हो सकता है बाद में +5 हो गया। लेकिन सारा का सारा वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव वर्क डन नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे कि सारे छोटे छोटे वर्क डन जो आएंगे, जैसे ये एरिया एक वर्क डन हो गया, एक यहाँ पे आ गया मान लो, तो आप क्या करोगे सारे के सारे इनको सबको ऐड करते जाओगे
तो इनका क्यूमुलेटिव वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें भी आपको दो अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं, ए और बी, और क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे देखो कि ए और बी में से देखो बी का लेंथ ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और ये ग्राफ दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बी वाले ग्राफ में वो लाइन लंबी है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हुआ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा वी बी ग्रेटर देन डेल्टा वी है। तो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होगा तो डेफिनेटली वर्क डन भी बड़ा होगा, इसलिए मोर वर्क डन इज इन द प्रोसेस बी और कम वर्क डन किस में हो रहा है, प्रोसेस ए में हो रहा है। दैट इज वाई सी आंसर इज करेक्ट। 22 नंबर में क्या बोला है, देखो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपको डी क्यू दिया हुआ है, डी डब्ल्यू दिया हुआ है, देन यू कैन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये हीट जो है ये किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल्स नियरली होता है। तो इसको बस कन्वर्ट कर लेना और इसको यूज़ कौन सा करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर इसका मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, देखो अगर इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो वाटर को जब आप आइस में कन्वर्ट करोगे तो उसमें से हीट बाहर निकल गया, तभी वो ठंडा होगा। वाटर को ठंडा करना है तो वाटर में से हीट को बाहर निकालना है। तो वो जो हीट रिलीज हुआ, तो हीट मतलब एक टाइप का एनर्जी है, और एनर्जी निकलने का मतलब है कि एनर्जी कहाँ से आया, तो हमने बोला है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो एनर्जी निकल गया यानी कि मास से ही एनर्जी बना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मास ऑफ द वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। दैट इज वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास डिक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया। 24, तो 24 में अगेन आपको दिया हुआ है एक साइकिल, तो आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट लॉ लगाएंगे। सबसे पहले देखो कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये लिखा हुआ है देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। पूरे प्रोसेस का हीट दिया हुआ है, पूरे प्रोसेस का वर्क डन दिया हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मिल गया 38 जूल्स। इस पूरे प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आ गया 38 जूल्स। इसमें अगर हम देखें तो पाथ कैसा भी हो, मतलब एक पाथ है जो ए से सी पे जा रहा है और दूसरा पाथ ए से सी तक डायरेक्टली जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में फाइनली हम सी पे पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए। दैट इज वाई दोनों ही रास्ते से जाने पर भी डेल्टा यू सेम होगा, जितना पहले पाथ के लिए आया उतना ही दूसरे वाले पाथ के लिए भी आएगा, उतना ही ए सी के लिए भी आएगा। सो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, तो डायरेक्टली इसका आंसर ए है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आपके नोट्स में रेफर करोगे समझ में आ जाएगा। आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर बी है, ये भी थ्योरेटिकल है, आपके पास लिखा हुआ है उसमें से आप रेफर कर सकते हो। 27, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, और इसमें देखो क्या क्या दिया है, डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा यू 0 है, वर्क डन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसेस ए बी को देखा। देखो ए बी की जो लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है, इसका मतलब हो गया कि ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन है पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाता है 2500 जूल्स। ये आ गया वर्क डन इन प्रोसेस ए बी। दूसरी प्रोसेस आप देखो सी ए, तो सी ए जो है उसमें वर्क डन 0 हो गया बिकॉज इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सारे वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट किया, सॉल्व किया, तो आपको बी सी मिल गया, वर्क डन इन प्रोसेस बी सी
ये आ गया आपका -5000 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें एक आइडियल गैस है जिसकी प्रोसेस कहाँ से कहाँ, ए से बी और बी से सी जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब जैसे पहले ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि प्रोसेस ए बी में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। तो ए बी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये ऊपर एरो है, प्रेशर इसमें बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में बोला था कि वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन जब हमने इसको देखा तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें बोला है हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए फिर से अगर हमने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा यू ज़ीरो है तो डेल्टा क्यू निगेटिव आ गया, क्योंकि वर्क डन निगेटिव है तो डेल्टा क्यू भी निगेटिव आ गया। डेल्टा क्यू निगेटिव आ गया इसका मतलब होता है कि हीट इज़ रिजेक्टेड, दैट इज़ वाई इसका आंसर आपका बी आ गया। और बाकी के दोनों ऑप्शंस भी आप चेक करके देख सकते हैं, वो दोनों गलत ही आने वाले हैं। करेक्ट आंसर इसका बी है। 29 नंबर। तो 29 एक डायरेक्ट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ये भी आपके पास में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है डी, ये भी थ्योरेटिकल है। 31 आंसर है बी, थ्योरेटिकल है। 32 में 2 अलग अलग गैसेस हैं और इसमें आपको रेशियो पूछा है, गैमा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस अपॉन गैमा ऑफ डायटॉमिक। तो आपको वैल्यूज़ मालूम है कि मोनो एटॉमिक के लिए गैमा 5/3, डायटॉमिक के लिए गैमा 7/5, दोनों का रेशियो लेंगे तो आ जाता है आंसर 25/21। ए ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसका आंसर है सी, ये भी आप देख सकते हो, थ्योरेटिकल है। 34 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा हुआ है। तो पॉलीएटॉमिक के लिए आपको 6 बताया था, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 35 भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आंसर है ए, इसको याद रखना है। 36 तो आंसर है सी। कौन सी गैस ऐसी है जिसमें पूछा हुआ है वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होता, तो इसका आंसर है सी। तो 37 में देखो इसमें कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। गैस कौन सी है, गैस है आर्गॉन। तो आर्गॉन इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो आपको याद होगा, बताया था ये कि मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं वो सिर्फ कौन से मोशन के लेते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के लेते हैं। आपको बताया था 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब वो मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो एक्स में जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो इट हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट उसमें कोई भी हमारा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है, वो रोटेट कर भी रहा है अगर, तो आपको बताया था कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई इसका जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 100% ट्रांसलेशनल एंड 0% रोटेशनल, उसका कोई भी परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी का नहीं होगा। तो आंसर इसका डी हो गया। 38 तो आपको 2 अलग अलग गैसेस हैं, उनको मिक्स किया है और आपको क्या निकालना है, उसका टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है U1 + U2, और आपको याद है U = क्या होता है, F/2 nRT। तो बस दोनों गैसेस मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक है तो उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है, और बस दोनों को ऐड कर दिया, ये किया हुआ है कैलकुलेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 11 × RT। कैसे निकाला, दोनों गैसेस के इंटरनल एनर्जी को इस फॉर्मूला से निकाल के उसको आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अगेन मिक्सचर के लिए गैमा निकालना है। तो आपको याद होगा कि CV ऑफ मिक्सचर हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या था, N1CV1 + N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। तो पहले क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे आप इस मिक्सचर का CV का वैल्यू निकालो। दूसरा जो CP होता है वो होता है R + CV। तो पहले आप CV निकालोगे, फिर आप यहाँ से CP निकालोगे, एंड फाइनली जो मिक्सचर का गैमा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, CP/CV। तो इसका आंसर बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल्स।
must be supplied to 14 grams of nitrogen at room temperature to raise its temperature by, यहाँ पे एक करेक्शन है, टेम्परेचर बाय 40 केल्विन. हाउ मच हीट एनर्जी, मतलब आपको डेल्टा क्यू निकालना था. तो क्या किया, देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स. नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले तो कितने हो गए, 14 ग्राम्स दिया हुआ है तो 0.5 मोल्स हो गए. फिर ये रिलेशन आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, CV इज इक्वल टू FR/2 होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गए, डायटोमिक गैस है. अच्छा, CP और CV के वैल्यू हमको मालूम है. अब आपको क्या पूछा है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछा है. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू CP डेल्टा T. अब म्यू कितना है, 1/2 0.5, CP कितना है 7R/2, डेल्टा T इसमें दिया हुआ है 40 केल्विन. सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाता है हमारा 70R, मतलब C ऑप्शन हो गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर. स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम दिया हुआ है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CV दिया हुआ है, और हाइड्रोजन के बारे में पूछा हुआ है. तो आपको मालूम है CV इज इक्वल टू FR/2. R तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो आप रेशो अगर लिखोगे तो ये रेशो आ जाएगा, CV1/CV2 इज इक्वल टू F1/F2. अब ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इसको सॉल्व किया तो CV2 यानी कि दूसरी वाली गैस के लिए आपका CV का वैल्यू आ गया 21. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में है, आपको लिखवा के दिया हुआ है कि जो CV का वैल्यू होता है वो होता है FR/2. तो अब यहाँ पे एक बात और है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वी हैव टू कंसिडर वाइब्रेशनल मोशन ऑल्सो, मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशनल मोशन को भी कंसिडर करना पड़ता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको D ऑप्शन मिलता है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 43. 743 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इसमें दिया हुआ है, 5 मोल्स दिया हुआ है, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, बाय 2 केल्विन बढ़ गया. तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T. इसमें आपको डेल्टा Q दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपने पहले CP निकाल लिया है यहाँ से. तो CP का वैल्यू आ गया 74.3. फिर आपको मालूम है CP माइनस CV इज इक्वल टू R. यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया CV, तो CV को कैलकुलेट किया, ये सामने किया हुआ है, वी गेट द आंसर 66. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. व्हेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें 2 दिए हुए हैं, टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ है 10 डिग्री या 10 केल्विन दिया हुआ है, डेल्टा T 10 केल्विन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय 420 जूल्स. तो अगेन सबसे पहले हमने डेल्टा Q फॉर्मूला लिखा, इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको CP मिल जाएगा, CV मिल जाएगा यहाँ से. तो CV का वैल्यू आ गया 21 जूल अपॉन मोल केल्विन. क्वेश्चन नंबर 45. सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. मतलब अपने को क्या निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. आपको W/Q निकालना है यहाँ पे, डेल्टा W/डेल्टा Q, ये फ्रैक्शन हमको पूछा हुआ है. तो क्या किया, सबसे पहले आपने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हमें ये रेशो निकालना है, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, डेल्टा Q से डिवाइड किया है इसको. तो डिवाइड करने के बाद ये इस तरह से बन गया, देखो डेल्टा W/डेल्टा Q निकालना है, तो ये आ गया 1 माइनस डेल्टा U/डेल्टा Q. अब डेल्टा U की वैल्यू हमको मालूम है, डेल्टा Q का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, ये रेशो मिल गया. अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये किया हुआ है यहाँ पे, देखो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आपको मिलता है 2/5. नेक्स्ट क्वेश्चन 46. इसमें भी हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ किसके बीच में है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में. तो देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो स्लोप होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X या dy अपॉन dx.
तो यहाँ पे स्लोप हो गया dt/dt। और एक रिलेशन आपको याद होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। दोनों साइड आप टाइम से डिवाइड कर दो इसको, तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, इसको आप लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा डेल्टा Q अपॉन ms, और डेल्टा T भी आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी अगर देखेंगे तो स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो ग्राफ के हिसाब से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा स्लोप दिख रहा है A का, तो उसका स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होगा, जिसका स्लोप सबसे कम होगा। दैट इज़ वाई इसका आंसर C हो जाएगा। जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको करके रखो। थैंक यू।